भाई आज की वीडियो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वीडियो है और क्वेश्चन भी इससे आ जाता है पेपर में। फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, ये टॉपिक करेंगे। और मैंने आपको जो है वो क्या कराने हैं, दो न्यूमेरिकल्स कराने हैं जो कि पेपर के लिए भाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ोगे तो पेपर में आ सकते हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं। और ये सेल्फ असेसमेंट के आपके पास कुछ 3 क्वेश्चन है, ये कराऊंगा और इसकी डेरिवेशन कराऊंगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा, वीडियो छोटी रखूँगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर इंशाल्लाह ज़रूर करा दूंगा। अब पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो भाई, आपको पता है साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। जब वेव आपकी ट्रैवल करेगी तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपकी वेव की स्पीड को या तो बढ़ा देंगी या तो कम कर देंगी। फिर से बताता हूँ अगर बात समझ नहीं आई, बहुत सिंपल बात है भाई। फैक्टर से क्या मुराद है, वो चीज़ें जो कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को या तो बढ़ा दें या स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को कम कर दें। कहाँ पर? एयर में, ठीक है। हम एयर को पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं पढ़ना है, सॉलिड और लिक्विड नहीं पढ़ना है, सिर्फ गैस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो स्पीड, यानी आपकी जो है वो एक साउंड की वेव थी, ठीक है। मैं इसको बेहतर बना देता हूँ ताकि आपको कंप्रेशन और रिडिफेक्शन देखने के लिए मिले। समझ लो ये आपकी एक साउंड की वेव है। साउंड की वेव ऐसी क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि ये एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ये आपकी साउंड की वेव है, ये ट्रेवल कर रही थी। फॉर एग्जांपल एयर में मॉइस्चर बढ़ गया या कम हो गया, तो कम या ज़्यादा होने से इसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। अब किस तरह का फ़र्क पड़ेगा, इसको चलो देखते हैं। तो भाई याद रखना, आपकी बुक में 5 ऐसे फैक्टर दिए हुए हैं जो कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपके पास एयर मॉइस्चर। इसको पढ़ते हैं, एयर मॉइस्चर क्या होता है। देखो भाई, जब भी कोई वर्ड आ जाए ना मॉइस्चर, अक्सर ये मेडिकल के अंदर भी इस्तेमाल होता है। मॉइस्चर कहते हैं ना यार, आपके ज़ख़म पे मॉइस्चर आ गया है, यानी आपका ज़ख़म गीला हो गया है। अगर ज़ख़म खुदा न खास्ता गीला है और गीला ही रह रहा है तो वो सही नहीं होगा, ज़ख़म सूखना चाहिए। इसी तरह से जब भी कहीं पानी, देखो मॉइस्चर का मतलब है पानी आ जाना, लिक्विड आ जाना, ठीक है, या वाटर का आ जाना। तो मॉइस्चर जो है ना वो आपके पास एयर में भी आ जाता है। मॉइस्चर कहाँ पर आ जाता है? एयर में भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, ये आपके पास एयर है, ये आपके पास क्या है, चलो बेहतर बनाते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, अभी हमने इसके अंदर कोई मॉइस्चर कंसीडर नहीं किया हुआ। अब फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन से मैं आपको बनाता हूँ कि इसके अंदर मॉइस्चर आ गया, ये मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर यानी पानी आ गया। एयर के अंदर ह्यूमिडिटी आ गई, इसको ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। वैसे तो पानी का आ जाना मॉइस्चर कहलाता है, सॉलिड में आ जाए तो। लेकिन अगर गैस में आता है ना पानी अगर गैस में आ जाए तो इसको ह्यूमिडिटी हम कह रहे होते हैं, एयर में अगर आ जाता है तो, ठीक है। आपके पास क्या थी? एयर मौजूद थी। अब एयर के अंदर ये ब्लैक वाले क्या आ गए हैं? मॉइस्चर आ गया है आपके पास, ठीक है, मॉइस्चर आ गया। अब इसे आप मॉइस्चर हर जगह लिखा हुआ नहीं पाओगे, इसको आप बहुत सी जगह पे क्या लिखा हुआ पाओगे, इसको आप बहुत सी जगह पर लिखा हुआ पाओगे ह्यूमिडिटी। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, आसान सी चीज़ है ह्यूमिडिटी। आप इसे अब बहुत सारे बच्चे ना ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में क्या फ़र्क है। भाई देखो, याद रखना, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों एक ही चीज़ का नाम है, अलग अलग चीज़ नहीं है। तो इसको लिख लो, मॉइस्चर लिख लो या ह्यूमिडिटी लिख लो। अब मैं आगे से इसे ह्यूमिडिटी ही कहूँगा, ठीक है, ये लो, ठीक है। अच्छा देखो, अब ह्यूमिडिटी आ गई है तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ये बता देता हूँ। देखो डायरेक्ट याद रख लो, और मैं अभी कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा पूरा का पूरा, अक्सर भूल जाते हो ना इसलिए। तो अगर आपके एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, देखो H से बना रहा हूँ, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, चलो पूरा लिख लेते हैं। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई है एयर के अंदर तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। ये V है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगी। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन आपके दिल में आ रहा होगा सर ये क्या बात हो गई, बताओ तो हो क्या रहा है पीछे। चलो आओ मैं बताता हूँ। देखो भाई, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा इम्प्योरिटी, यानी मिलावट कर देना। आपके पास पहले थी प्योर एयर, आपके पास क्या थी? प्योर एयर, ठीक है। प्योर एयर की डेंसिटी ज़्यादा थी, प्योर एयर की डेंसिटी आपके पास ज़्यादा थी, लेकिन आपके पास आ गई मॉइस्चर।
मॉइस्चर आ गई। मॉइस्चर आ जाने से क्या हुआ, डेंसिटी जो है एयर की वो कम हो गई। क्यों कम हुई, एयर की डेंसिटी क्यों कम हुई, क्योंकि उसमें मिलावट आ गई। मिलावट क्या है, पानी, मॉइस्चर इसमें मिलावट है, ह्यूमिडिटी इसमें मिलावट है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ज़रा रिकॉल करो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला या स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में हो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस, याद आया, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम की जगह आप एयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूले में भी ये बात वाज़ेह लिखी हुई थी कि अगर डेंसिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है, अगर डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम हो गई, क्यों कम हुई, क्योंकि मिलावट आ गई, एयर में आ गया मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी आ गई। तो ये सब हो जाने की वजह से क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेंसिटी कम हुई तो बड़ी क्या, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी किस चीज़ की है, यानी स्पीड किस चीज़ की है, एयर, स्पीड ऑफ साउंड है। ये स्पीड किस चीज़ की बढ़ी, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ी आपके पास, ठीक है। अब ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे ना। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन फिर दे देता हूँ, छोटा सा, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो आपके पास क्या थी, एयर थी, वेट एयर यानी ड्राई एयर थी आपके पास। ड्राई एयर यानी उसके अंदर अभी ह्यूमिडिटी नहीं है, कहते हैं ना ड्राई हो गई है स्किन। सर्दियों में क्यों ड्राई हो जाती है, क्योंकि पानी कम हो जाता है, पानी की खुश्की हो जाती है, तो ड्राई हो जाती है, आप ये सब जानते हैं। तो क्या था, ड्राई थी यानी डेंसिटी ज़्यादा थी। क्यों डेंसिटी ज़्यादा थी, मास डेंसिटी क्या है आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एयर आपके पास ज़्यादा थी, एयर का मास ज़्यादा था और वॉल्यूम आपके पास एक वॉल्यूम था, तो उसमें आपका क्या डेंसिटी ज़्यादा आ रही थी। लेकिन आप बोलोगे सर अब इसमें आ गई है इम्प्योरिटी, इसमें एक ह्यूमिडिटी आ गई है, यानी ये वाटर आ गया है। तो वाटर के आ जाने से क्या हुआ कि वॉल्यूम तो उतना ही रहा जितना वॉल्यूम था, लेकिन अब एयर का मास कम हो गया है, उसके साथ ह्यूमिडिटी का मास भी आ गया है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी आपकी कम हो गई है, डेंसिटी आपकी कम हो गई है। तो डेंसिटी के कम हो जाने की वजह से क्या हुआ, आपका जो स्पीड थी साउंड की वो बढ़ गई। अब पूरा लॉजिक मैंने बता दिया, आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। चलो पहला फैक्टर हो गया, बहुत अच्छी तरह पकड़ लिया, यानी समझ लिया इसको हमने। अब आ जाओ प्रेशर। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके पास प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या कम हो रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा। अब फिर अगेन डेंसिटी के फॉर्मूले पे आ जाओ, इसको भी समझ लो। देखो अगर आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर आपका बढ़ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, यानी वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम अगर आपके पास कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई, स्पीड ऑफ साउंड अब क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखो डेंसिटी बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ी हुई डेंसिटी यहाँ आ गई, स्क्वायर रूट लिया तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास अब कम आ रही होगी। अब इसको एक और केस पढ़ते हैं, एक और केस पढ़ते हैं, इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, पहले प्रेशर का बता दूँ। अच्छा अब देखो आपका क्या हुआ, प्रेशर जो है वो कम हो गया, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ पर भी ऑब्वियस से बढ़ेगा, वही सेम वॉल्यूम यहाँ भी रखा है। डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हुई तो यहाँ पर आ गई कम होकर। अब जब डेंसिटी कम हो गई और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। समझ गए ना प्रेशर का इफेक्ट। चलो तो लिख लेते हैं, प्रेशर भी लिख देते हैं, ये यहाँ लिख लो प्रेशर। चलो प्रेशर हो गया। अच्छा अब प्रेशर हो जाने के बाद आता है टेम्परेचर। भाई देखो टेम्परेचर के भी बढ़ने से या कम होने से आपके पास स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ता है। एक मैं यहाँ पर छोटा सा वर्ड एक छोटी सी लाइन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, उससे बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। मॉइस्चर और डेंसिटी ऑफ एयर वाले में है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, हैंस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल पेज नंबर 253 पे लिखा हुआ है, मॉइस्चर के नीचे की आखिरी लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस द स्पीड ऑफ साउंड इन डैम्प या वेट एयर। वेट एयर में यानी जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आपके पास पानी ज़्यादा है एयर के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन इन ड्राई एयर, यानी स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी में ज़्यादा आएगी और स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी नहीं होगा, यानी ड्राई एयर होगी तो कम आएगी। वो बात मैंने बता भी दी थी, तो मैंने कहा इसमें से पढ़ भी दूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, अब आओ इसके ऊपर डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर पे चलेंगे।
क्योंकि यहाँ एक छोटी सी टेम्परेचर मतलब एक डेरिवेशन दी हुई है। अच्छा देखो, इन्होंने प्रेशर में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन कह लो या आइडियल गैस लॉ कह लो, बस इक्वेशन होती है ये। आपको पता है ये इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ से मिलकर बनती है। क्या होती है, बड़ी ही फेमस है, PV इज इक्वल टू NRT। किसी भी बच्चे से पूछ लो, ऐसी गाने में बताएगा PV इज इक्वल टू NRT। हमने भी ऐसे याद करा था अपने टाइम पे। अच्छा, अब देखो भाई, मुझे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है बताने की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फ़र्ज अपना अदा करता हूँ। P ऑब्वियस है, प्रेशर है, ये रहा प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है। V क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है भाई, वॉल्यूम है। अच्छा, E क्या, N क्या है आपके पास, N आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल भी होता है कभी कभार। अच्छा, R क्या है आपके पास, R है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया ये आपके पास, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। अब T तो भाई ऑब्वियस है, टेम्परेचर ही होगा ना, टेम्परेचर, ठीक है। ये लो, बात हो गई क्लियर, समझ गए ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं सेट करा दूंगा तो क्या बनेगा, ये P को इधर रहने देते हैं। अच्छा देखो, इसको सेट कराने से पहले इसको पुट का करना है ये बता देता हूँ। आपने लेप्लास की करेक्शन पढ़ी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेप्लास करेक्शन, लेप्लास करेक्शन फार्मूला। अब वो क्या पढ़ा था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा हमने, एक दिन पहले। तो वो था आपके पास V इज इक्वल टू होल रेडिकल, ये था एडियाबेटिक इंडेक्स, P डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो देखो P यहाँ से आ जाएगा आपके पास, P कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 कह लो, A कह लो, या रोमन में कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब डेंसिटी यूज़ करो, डेंसिटी, ठीक है। देखो, मुझे प्रेशर की जगह ये पुट कर दूंगा, डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा, मास इनटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, दोनों को ऊपर पुट कर दो, पुट इन अबव, यहाँ लिख लो पुट P एंड डेंसिटी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या आ रहा है आपके पास, V, ये याद रखना ये वेलोसिटी वाला V है। अच्छा, वेलोसिटी में आपने पुट किया, यानी देखो एडियाबेटिक इंडेक्स एज इट इज आ गया, NRT अपॉन V, और डिनोमिनेटर में V अपॉन M, M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, रेसिप्रोकल करते हैं, तो एडियाबेटिक इंडेक्स NRT अपॉन V, तो V ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल होकर M हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। एक फैक्टर को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ मैं, एडियाबेटिक इंडेक्स RT अपॉन में कुछ नहीं लिख रहा। अच्छा, यहाँ पर आ गया N अपॉन M। अब हर बच्चे को ये फॉर्मूला याद है कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर इधर एक चीज़ पुट करनी है मैंने असल में, ये आप सबको बात को याद होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मोल्स, सब बच्चों को केमिस्ट्री में ये बात याद होगी, नंबर ऑफ मोल्स तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब आपने क्या करना है पता है, आपने जो है वो M को यहाँ ले आना है, मतलब थोड़ा सा इसको चेंज ही करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, मैं ऐसे कर दूंगा कि डायरेक्ट उधर ही पुट हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे पास ये है ना, ये हो गया मेरे पास M इक्वल टू, एक मिनट रुको, M उधर आ गया, M डिवाइडेड बाय N नीचे आ गया। देखो मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। देखो भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये M चाहिए अपने फॉर्मूले के अंदर, तो मैं M को इधर ले गया और N को नीचे ले गया। समझ में आया, M को इधर ले गया, N को नीचे ले गया। अच्छा, अब देखो तरतीब ये नहीं है, वहाँ पर है N अपॉन M, तो मुझे रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये M इधर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन बात समझ में आया इसलिए 2-3 स्टेप खींचे मैंने। तो ये N हो गया, ये M हो गया, और ये M इधर आ जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, M को N के पास ले गया, N को इधर ले गया और M को नीचे ले आया। N अपॉन M किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू
होल रेडिकल एडियाबेटिक इंडेक्स RT/M, दिस इज अवर डिज़ायरेबल फार्मूला। देखो ये ड्राइव करने का कहा था उधर उन्होंने। ठीक है, समझ में आ गई इसकी डेरिवेशन? आई होप अब आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, लिख लेना, आप लोगों के लिए तो सेफ हो गया होगा सामान, आप लोग इसे लिख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला ये लिखा हुआ तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। याद रखना ये V जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को बता रहा है, और आपने फैक्टर्स भी एयर वाले ही लिए हैं। अच्छा, टेम्परेचर के लिए जो फार्मूला है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी कोई डेरिवेशन तो नहीं कराई हुई, लेकिन इसे समझाना है। V0 प्लस 0.61 T0 सेल्सियस। अच्छा, अब इसको समझो। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी आपका जो टेम्परेचर का फैक्टर है वो बढ़ेगा, तो इसी तरह से आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको देखो, ये जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है वो 0 सेल्सियस पर है, 0 सेल्सियस पे रख लो। ठीक है, टेम्परेचर 0 सेल्सियस है तो ये आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 1 सेल्सियस हो गई तो आपके पास कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी? 0.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? देखो फॉर्मूले की तरफ देखो मुझे नहीं देखो। अच्छा देखो, ये आपका क्या है? 0 सेल्सियस पर है। ये आपका क्या है? ये एक फैक्टर है। अगर टेम्परेचर 1 सेल्सियस को बढ़ा, याद रखना ये जो T बना हुआ टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 1 सेल्सियस तक बढ़ा तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी आपकी। अब देखो टेम्परेचर 2 सेल्सियस बढ़ गया तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करा देना, यानी कितना बन जाएगा? 1.2 सेल्सियस बन जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ऐसे आपका होगा, और आगे यही चीज़ यूज़ भी होगी आपकी मतलब डेरिवेशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है, देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड इन द स्पीड ऑफ साउंड इफ़ एयर फॉर ईच राइज ऑफ 1 सेल्सियस। यानी अगर आपकी जो एयर है उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ेगी। यानी जो 0 सेल्सियस पर आपकी स्पीड ऑफ साउंड आ रही होगी और जो स्पीड ऑफ साउंड आपकी 1 सेल्सियस पर आ रही होगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर जो स्पीड ऑफ साउंड आ रही है वो आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर भी हो गया। अब विंड, स्पीड ऑफ विंड बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ विंड, इसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्पीड ऑफ विंड क्या कह रही है? ये टेम्परेचर का फैक्टर था, टेम्परेचर का। स्पीड ऑफ विंड क्या कह रही है? देखो, अगर आपकी विंड ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, देखो विंड, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हवा आपकी तरफ चल रही है और आप बोलो तो आवाज़ हल्की निकलती है मुंह से। इसी भी तरह यहाँ है, अगर आप हवा इस तरफ चल रही है और आपने भी इसी तरफ साउंड प्रोड्यूस किया तो स्पीड क्या होगी? साउंड की बढ़ जाएगी, सिंपल बात है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उल्टे डायरेक्शन में साउंड पैदा कर दिया। अब हवा उस तरफ चल रही है, हवा की डायरेक्शन इस तरफ है, साउंड आपका इस तरफ निकला है, तो अब आवाज़ आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको एक अपोजिंग फोर्स मिलेगी, अपोज मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगी। चलो आई होप समझ में आ गई होगी बात। काफ़ी बड़ा नहीं है टॉपिक, आसान है, मैंने कहा छोटा कर दूंगा इसे। चलो 2 न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। अब न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, अमूमन उसकी वजह ये होती है कि इसमें मुझे ख़ुद सॉल्व करना पड़ रहा होता है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वरना तो वैसे टाइम हो जाता है आराम से। सेल्फ असेसमेंट आखिर में होंगे, वो देख लेना। अच्छा, फार्मूला याद रख लेना, फार्मूला इसका आपको याद होना चाहिए। ये लो, आपके साथ ही मैंने बोर्ड मिटा दिया। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल, ये सबसे पहली आई है हमारे पास इस चैप्टर की, वर्क एग्जाम्पल 12.1। ठीक है, इसी तरह और भी हैं आगे। अच्छा, कहते क्या है कहने वाले, डायग्राम बना के समझाऊंगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट, अच्छा आपके पास एयर है, उसका टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये एयर है आपके पास, फ्लूइड है तो इसी तरह बना रहा हूँ। वैसे तो गैस को इस तरह नहीं बनाया जाता, लेकिन वो एक विंड शो करी है मैंने, गैस को इस तरह बनाया जा रहा होता है। समझ लो ये आपके पास क्या है? आपकी गैस है। इसके अंदर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वो कितनी आ रही है? यानी यहाँ पर मुझे लग रहा है एक फैक्टर में गलती है, प्रेशर, अच्छा यहाँ प्रेशर भी दिया मैंने, उन्होंने प्रेशर मरकरी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी आ रही है?
0.45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 20 सेल्सियस का, ठीक है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन अब देखो मुश्किल बात क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड एट, अब टेम्परेचर क्या हुआ है, अब टेम्परेचर में चेंज आ गया है। पहले टेम्परेचर क्या था, ऊपर लिख दिया, अब टेम्परेचर क्या है, नीचे लिख रहा हूँ। अब आपके पास समझ लो ये स्पीड ऑफ साउंड जा रही है, अब आपके पास स्पीड ऑफ साउंड क्या आएगी ये आपने बताना है, या वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आएगी। लेकिन टेम्परेचर जा चुका है 127 सेल्सियस को, तो ये वाला ऊपर वाला जो टेम्परेचर था वो T1 था, नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो T2 है। V1 आपको पता है, V2 या V ये आपने बताना है। क्लैरिटी है, मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात नहीं है। देखो मैंने पूरा आसान कर दिया, पहले में और दूसरे में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, गिवन डेटा एंड देन टू फाइंड, गिवन डेटा टू फाइंड। अच्छा, गिवन डेटा में आपको T1 दिया हुआ है 27 सेल्सियस, V1 दिया हुआ है आपको, अच्छा सेल्सियस से हमें उसमें भी लेके जाना होगा केल्विन में, वो मैं अभी दिखा दूंगा किस तरह जाएगा, 345 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, T2 दिया हुआ है आपको 127, और ऑब्वियस है आपको यहाँ पर इन्होंने V2 कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अच्छा, फार्मूला देखो कौन सा अप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई होगा VT अपॉन V0 होल रेडिकल T अपॉन T0। अब ये वाला फार्मूला नहीं पढ़ा पीछे आपने, मैं इसे डिटेल में लेके भी नहीं जाऊंगा, एक न्यूमेरिकल के लिए पूरा फार्मूला नहीं पढ़ाया जा सकता, वरना टाइम काफ़ी लग जाएगा, एक आधा घंटा इस फार्मूले में लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर देखो, आपको तो T1 T2 दिया हुआ, ये क्या चक्कर है, तो ये जो V2 है, VT है ना, ये V2 है, ये जो V0 है ये V1 है। अब आसान हो गया, ये T जो है वो T2 है, और ये T1 जो है वो सॉरी ये T0 जो है वो T1 है, ठीक है। अब मुश्किल तो नहीं होगी। अच्छा, तो देखो V2 अपॉन V1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, यहाँ से भी देख सकते हो, इधर भी कर लिया। अब सेल्सियस में पुट नहीं करना, वैसे तो कर भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, वो फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल ही करेगा, लेकिन अच्छा ये केल्विन में ले जाओ। याद रखना, सेल्सियस में पुट करोगे केल्विन में पुट करोगे आंसर सेम आएगा। उसकी वजह ये है कि ऊपर वाला केल्विन नीचे वाला केल्विन को ख़त्म करेगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि करवाया हुआ है तो हम कर देते हैं, वरना तो मैं तो नहीं करता हूँ अमूमन। तो भाई देखो 27 सेल्सियस है ना, केल्विन में जाना है तो 273 को इसमें ऐड कर दो, तो T2 हो जाएगा आपका 300, ठीक है, केल्विन। पहले सेल्सियस था, अब केल्विन हो गया। अच्छा, T1 है आपका कितना था, 27 था ना, अब इसमें 273 को ऐड कर दो। अच्छा, एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर 1 ऐड होगा तो ये 400 हो जाएगा, 300 नहीं होगा, 1 भी है, T2 में 127 है। अच्छा, यहाँ पर सही है, T1 आपके पास क्या हो जाएगा 300 केल्विन। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये T है और ये T0 है, ठीक है, ये भी बता दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। अब पुट कर दो सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो आपको V2 चाहिए, ऑब्वियस है, V1 यहाँ आ गया, T अपॉन T0 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V1 मीटर सेकंड में, तो मसला नहीं होगा, 3 4, देखना वैल्यू ज़्यादा ही आएगी आपके पास। अच्छा, T की वैल्यू क्या है, देखो ये लिखी हुई है 900 नहीं है भाईजान, 400 है, लग ऐसा रहा होगा 900 है लेकिन 400 है। अच्छा, डिवाइड में आ गया आपका 300, तो ऑब्वियस ये आएगा, ये कितने पर आता है, ये आएगा आपके पास 30 पर, ये आएगा 40 पर, ठीक है। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 4 5। अच्छा, इस पूरे फैक्टर को डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दो। वैसे तो 3/4 आना चाहिए, आपको खुद भी समझ में आ रहा है। ये देखो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, लेकिन मैं डायरेक्ट फैक्टर को डाल रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। देखो 4/3 डाल लो तो भी 1.154 आ रहा है, या अगर 300 400 डाल लो तो भी सेम आ रहा है, और इसकी वजह आप अच्छी तरीके से मुझसे बेहतर जानते हो, ठीक है। अच्छा, मुझसे बेहतर इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ना, तो अब आपने खुद भी सीखा होगा, तो आपका नॉलेज और अच्छा हो गया होगा। चलिए, मैंने कहा था ना फैक्टर T2 का ज़्यादा आना चाहिए, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फैक्टर बढ़ेगा। 3 4 5 मल्टीप्लाई 1.1547,
1.1547, तो 309,831 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आपका आंसर। ये आपका आंसर है, चेक करते हैं, बिल्कुल सही आया है। अच्छा, अब वो थोड़ा आंसर में फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने राउंड ऑफ नहीं किया, तो आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ करके 4 कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, आखिरी करता है, इसके बाद सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। देखा, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा। अच्छा, ज़रा समझना, क्रिकेट तो आप सब लोग देखते रहते हो, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब डायग्राम नहीं बनेगी, उसकी वजह ये है कि अब खिलाड़ी कैसे बनाऊँ मैं, आवाम कैसे बनाऊँ, ठीक है। लेकिन चलो कोशिश करते हैं। समझ लो ये एक क्रिकेटर है, पढ़ रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। और समझ लो यहाँ पर आवाम बैठी हुई है, यहाँ पर आवाम बैठी हुई है। ये कहाँ पर होगा क्रिकेटर? पिच पर होगा, ठीक है। इसके हाथ में बैट भी दे देते हैं, अब सारी बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये बैट लेके लड़ाई नहीं कर रहा है पिच पे, ये बैट लेके क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब बैट भी हमारे पास वो वाला है, महंगा वाला है, ठीक है। वो कौन सा आता है महंगा बैट? MS का या MC का, कुछ इसी तरह से आता है, ठीक है। अच्छा देखो, कहते क्या है, इन अ गेम ऑफ क्रिकेट मैच, समझ जाओगे बात। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर कौन होता है? ये क्राउड, आवाम जो देखने के लिए जाती है। इस सिटिंग इन द स्टैंड, ऑब्वियस है भाई, अगर वो स्पेक्टेटर है तो उन्हें स्टैंड में ही बिठाएंगे, पिच पर तो नहीं बिठाने लगे। ये भी उन्होंने लिखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ। अच्छा देखो कितनी दूर है, इतनी दूर है, 60 मीटर के फासले पर बैठे हुए हैं। और आपको पता है, छोटा अगर छक्का है तो इतना ही होता है। इंडियन बाउंड्रीज थोड़ी छोटी होती है और शारजा की सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में, शारजा में छोटी है लेकिन सबसे छोटी नहीं है, इसको करेक्ट करो। अवे फ्रॉम द बैट्समैन, अब बैट्समैन पिच पर होगा, आवाम यहाँ पर होगी, आवाम और बैट्समैन के दरमियान बड़ा फासला है, वो है 60 मीटर पर, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द साउंड ऑफ द बैट कनेक्टिंग विद द बॉल? समझे मेरी बात? जब बॉल बैट से कनेक्ट होगी, एक आवाज़ निकलेगी, कौन सी? छक्का लगेगी। ये देखो छक्का लगेगा भी। हिट फॉर अ 6, एक छक्का मारा है किसने? बैट्समैन ने। अब कितना टाइम लगेगा कि ये जो छक्का मारने की आवाज़ है आवाम को सुनाई दे? कितना टाइम लगेगा ये बताओ। देखो इसकी भी डायग्राम बना दी मैंने, बहुत आसान है, कुछ नहीं पूछा उन्होंने ये कहा है कितना टाइम लगेगा कि आवाम को बैट की आवाज़ सुनाई दे। यानी जब बॉल बैट आपस में टकराएंगे, कोलिजन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पर कैसे ट्रैवल करेगी? स्पीड होगी इसकी कुछ, तो कितना जो है वो टाइम लगेगा कि आवाम को बैट से बॉल लगने की आवाज़ आए? फ़ौरन नहीं आएगी। और मैंने कभी ज़िंदगी में अपना लाइव मैच नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मुझे ये जो टक टक की आपको आवाज़ें आ रही होती है ना हाईलाइट में, ये तो एडिट होता है, लेकिन आई थिंक आवाज़ शायद सुनाई देती है, बैट से बॉल लगने की आवाज़ आती है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है लाइव मैच, ज़रूरत ही नहीं पड़ी देखने की भाई। तो लेकिन होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई, होता है, ठीक है। सच बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं हो कि मैं अगर 1-1.5 साल बाद देख रहा हूँ और आप फिर उस वक्त ये वीडियो देख रहे हो और कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो मैच देख रहे थे। ये मैं अभी तक नहीं देखा जब ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो ज़रा यहाँ पर देख लो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर को टी ही लिखो, 70 सेल्सियस, इधर ही केल्विन में कर दो इसको, इधर ही इसको जो है वो क्या होता है 273, तो ये हो गया 300 सेल्सियस, सॉरी केल्विन, अब क्यों सेल्सियस आया, ठीक है। अच्छा केल्विन पे ये डिग्री का साइन नहीं आता। आपको एक चीज़ दी हुई थी, उन्होंने टाइम दी हुई थी। अच्छा, ये अभी टेम्परेचर चल रहा है एयर का, ठीक है, ये याद रखना, मीटर। अच्छा, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपको क्या टी बताना था? फॉर्मूला आप अभी पढ़ चुके हो टेम्परेचर वाला, V0 इज इक्वल टू VT प्लस 0.61 T। यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले? जी सर पढ़ा था। अच्छा देखो, इन्होंने सेल्सियस से केल्विन में तो लेके गए हैं, लेकिन सॉल्व करते वक्त सेल्सियस में ही रखा है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा था नेचर सेल्सियस की थी, तो यहाँ सेल्सियस में ही रखना आप। अब मुझे आएगा कमेंट सेक्शन में सर ये कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले में जब भी पुट करना सेल्सियस में पुट कर लेना, ख़त्म बात। अच्छा VT हमें दिया हुआ है, VT इधर कहाँ से आएगा? नहीं VT हम निकाल लें ना, VT निकाल लें हम, सॉरी भाई। अच्छा थोड़ा सा फॉर्मूले में मुझसे गड़बड़ हो गई है, हाँ मैं भी बोलूँ यहाँ पे VT कहाँ से आ गया? VT यहाँ आएगा, V0 वहाँ जाएगा, ठीक है।
तो नॉर्मल यानी 0 सेल्सियस पर ये कांस्टेंट स्पीड होती है। 0 सेल्सियस पर जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो होती है 332। हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन में लैप्लास करेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो क्या होती है 332, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी आपसे पूछ लेना टाइम, ये जो टेम्परेचर है ये 0 सेल्सियस है, तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, या व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, तो 332 लिखना। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, ये आ गया 0.61 मल्टीप्लाई विथ 27 सेल्सियस। हमने पढ़ा था ना 1 सेल्सियस बढ़ाओगे तो ये इतना फैक्टर बढ़ेगा। अच्छा, 332 प्लस, और डायरेक्ट करते हैं, मतलब कैलकुलेटर से करते हैं। 0.61 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ रहा है 16.47। अच्छा, अभी आपकी VT आ गई। सर टाइम निकालना था। हाँ तो भाई अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो टाइम निकालना कौन सा मुश्किल हो जाएगा। तो 348.47 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अच्छा, बड़ा प्यारी बात समझ आई होगी आई होप आप लोगों को, और बिल्कुल सही आएगा सही, हमने सही कैलकुलेशन दिया। अच्छा, अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ के आगे बात समझ नहीं आई होगी। हाँ लेकिन नहीं है ये तो कोई मसला नहीं है, मैं समझाता हूँ ना भाई। देखो S = VT, गलत बात सही बात, सही बात है, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं V = S/T। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। T उधर ले जाओ, V इधर ले जाओ। देख रहे हो, कभी कभार आप बहुत हायर लेवल पे जाके बिल्कुल बेसिक सी बात पढ़ते हो, तो चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड है। डिस्टेंस कितना 60 मीटर कवर होगा, कितनी स्पीड से 348.47। चलो मैं आप लोगों के रास्ते से हट जाता हूँ। ये देखो डिस्टेंस कितना 60 मीटर पिच से लेकर लोगों तक का, और स्पीड कितनी है ये, आओ चेक करते हैं वेलोसिटी कितनी आएगी। तो 60 डिवाइडेड बाय 348.47, ये लो, T = 0.172 सेकेंड। एक एक्सपेरिमेंट करना, अगर कभी किसी इलाके में शादी हो रही हो, बहुत बड़ी शादी हो रही हो, या चलो शादी नहीं हो रही हो, 14 अगस्त हो या कोई बड़ा इवेंट हो, तो आपने देखा होगा फायरवर्क होता है, यानी आतिशबाजी होती है। आपको ये चीज़ वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपका घर उस आतिशबाजी से बहुत दूर है, बहुत दूर, रोशनी तो नज़र आएगी, आपको पता है रोशनी तो फ़ौरन आ जाती है, उसकी स्पीड तो 3 × 10⁸ है। लेकिन आपको एक मज़ेदार चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया था अपने बचपन में, आज पढ़ लिया, कि पहले फायरवर्क की रोशनी नज़र आएगी, कुछ सेकंडों बाद, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होगा लेकिन आप महसूस कर सकोगे हाँ टाइम हो रहा है। उसके बाद आपको इस आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आप बोलोगे ये क्या बात है भाई, मुझे रोशनी पहले नज़र आ रही है, आवाज़ बाद में। उसकी वजह ये है, स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड आपके पास है, क्या फैक्टर है, 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 सेल्सियस पे रख लेते हैं 332। देखो कितना फ़र्क है, इसमें 8 का आ रहा है पावर, इसमें तो कोई पावर ही नहीं है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, सेल्फ असेसमेंट मैं चला दूंगा, उसको देख लेना आप, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहा। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इन टर्म ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब ये तो मुझे उम्मीद है कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक जिसमें ना हीट आए ना जाए। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।